आज का विषय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम आयुर्वेद में संतुलन की बात तो हमेशा करते हैं, पर क्या हो अगर शरीर में संतुलन बनाने का एक नियम ही दूसरे को तोड़ता हो? मतलब? एक ऐसा नियम जो कहता है कि घर को मजबूत करोगे तो किराएदार नाराज होकर चला जाएगा। बिल्कुल। आज हम शरीर के एक ऐसे ही अनोखे और कह सकते हैं विद्रोही रिश्ते की गुत्थी सुलझाएंगे, जहां किराएदार और मकान मालिक की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, और यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना हर वैद्य के लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं पर इलाज की दिशा तय होती है। सही कहा। नमस्कारम, हम व्योम वैद्य आपका संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए हमारी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 की यात्रा शुरू करते हैं। और आज हम इसकी तुलना सुश्रुत संहिता के दृष्टिकोण से भी करेंगे। तो आज हम दोष और धातुओं के बीच के संबंध, जिसे आश्रय आश्रयी भाव कहते हैं, उसकी गहराई में उतरेंगे। सरल भाषा में कहें तो यह शरीर के किराएदार यानी दोष और घर यानी धातु और मल का रिश्ता है। हाँ। हम देखेंगे कि कौन किस में रहता है, उनका आपसी रिश्ता कैसा है, और सबसे जरूरी, जब एक विद्रोही किराएदार नियमों को मानने से ही इनकार कर दे, तब शरीर में क्या होता है। तो चलिए इस घर और किराएदार की कहानी को शुरू से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर को 3 मुख्य ऊर्जाएं चलाती हैं, वात, पित्त और कफ। ये हमारे दोष हैं। हाँ, इन्हें आप आश्रयी या किराएदार समझ सकते हैं, जो शरीर में रहते हैं। और उनका घर है हमारा पूरा शारीरिक ढांचा, हमारी 7 धातुएं, मतलब रस, रक्त, मांस वगैरह, और हमारे मल, इन्हें आश्रय कहा जाता है। बिल्कुल। स्क्रीन पर देखें, एक तरफ कंकाल है, मांसपेशियां हैं, ये शरीर की संरचना यानी आश्रय है। और दूसरी तरफ हवा, आग और पानी जैसी ऊर्जाएं हैं, जो इस संरचना के अंदर रहकर काम कर रही हैं, आश्रय। और इलाज का सारा खेल इसी रिश्ते को समझने पर टिका है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, कौन सा किराएदार कहाँ रहता है? चलिए वात से शुरू करते हैं। श्लोक कहता है, तत्रास्थानी स्थितो वायु। एक मिनट, तत्रास्थानी यानी वायु का निवास स्थान अस्थि है। अस्थि, हड्डियां। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम कहते हैं कि हड्डियां शरीर को ढांचा देती हैं, जो स्थिरता का प्रतीक है। ये तो कफ का गुण लगता है। सही। फिर वायु, जो चंचलता और गति का प्रतीक है, उसका घर हड्डियों में कैसे हो सकता है? ये तो 2 विपरीत चीजें एक ही जगह पर रखने जैसा है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हड्डियों की बनावट में ही छिपा है। अब स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ बांस का खोखला तना है। हाँ। बाहर से मजबूत और ठोस, पर अंदर से खोखला। हमारी हड्डियां भी कुछ वैसी ही होती हैं, बाहर से कठोर, पर अंदर से वे सरंध्र यानी पोरस होती हैं, जिनमें अनगिनत छोटी छोटी खाली जगह होती हैं। अच्छा, तो जैसे बांस के अंदर की खाली जगह में हवा भरी रहती है, वैसे ही हड्डियों के अंदर की खाली जगह में वात रहता है। एकदम सही। वायु को घूमने के लिए, गति करने के लिए यही खालीपन चाहिए, और हड्डियों की यही संरचना उसे वो जगह देती है। बिल्कुल। तो हमारी मेमोरी ट्रिक है VA कनेक्शन, यानी वायु और अस्थि का ये अनोखा रिश्ता। ठीक है, तो वायु को रहने के लिए खाली जगह पसंद है, लेकिन शरीर में एक और ऊर्जा है, पित्त, जो कि अग्नि का रूप है। जाहिर है उसे सूखी खाली जगह तो रास नहीं आएगी, उसे तो फैलने के लिए कोई तरल माध्यम चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए श्लोक का अगला हिस्सा कहता है, पित्तम तू स्वेद रक्तयोः। स्वेद रक्तयोः मतलब स्वेद और रक्त? हाँ, पसीना और खून। हाँ, ये तो समझ आता है। पित्त को अपनी गर्मी पूरे शरीर में फैलाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, और रक्त वही गाड़ी है। सही। स्क्रीन पर देखिए, उबलते हुए लावा का कुंड है। वो लावा रक्त की गर्मी का प्रतीक है, और जब वो गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो उसमें से भाप निकलती है। वही भाप पसीना है, स्वेद। वाह, क्या बढ़िया कल्पना है। तो रक्त वो नदी है जो पित्त की गर्मी को हर कोशिका तक पहुंचाती है। और जब ये गर्मी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो शरीर उसे पसीने के रूप में बाहर निकालकर खुद को ठंडा कर लेता है। इसीलिए हमारी मेमोरी ट्रिक है द पित्त पैर, एक लाल यानी रक्त और एक गीला यानी पसीना। ठीक है, तो वायु और पित्त के घर तय हो गए। अब बचा कफ, जो शरीर में स्थिरता, पोषण और जुड़ाव का काम करता है। उसका घर कहाँ है? श्लोक कहता है, श्लेष्मा शेषेषु तेनाशामाश्रयाश्रयिणाम मिथा। मिथा। यहाँ शेषेषु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शेषु
इसका मतलब है बाकी सब में। हाँ, बाकी सब में मतलब जो हड्डियां, खून और पसीना नहीं है, वो सब कफ के घर हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, आयुर्वेद में इसे परिशेष न्याय से समझा जाता है। जो विकल्प बच गए वही उत्तर है। इसे याद रखने के लिए हम रूल ऑफ एक्सक्लूजन कह सकते हैं। शरीर के जितने भी भारी, ठोस और पौष्टिक हिस्से हैं, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, यहाँ तक कि मूत्र और पुरीश भी, ये सब कफ के इलाके हैं। एकदम। कफ का काम ही स्थिरता देना है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो अब हमें हर किराएदार का पता मालूम हो गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इनका आपसी रिश्ता कैसा है? बिल्कुल, एक सामान्य नियम है जो ज्यादातर मामलों में लागू होता है। श्लोक कहता है, यदेकस्य तदन्यस्य वर्धन क्षपण औषधम। इसका सरल सा अर्थ है कि जो चीज एक को यानी घर को बढ़ाएगी, वो दूसरे को यानी किराएदार को भी बढ़ाएगी। हाँ, और जो एक को घटाएगी वो दूसरे को भी घटाएगी। स्क्रीन पर स्पंज का उदाहरण है। स्पंज में पानी डालने पर स्पंज भी भारी होता है और पानी की मात्रा भी बढ़ती है। सही, और निचोड़ने पर दोनों कम होते हैं। इसका कोई क्लिनिकल उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ जरूर, जैसे दूध शुक्र धातु को बढ़ाता है। ठीक है। दूध और शुक्र दोनों के गुण कफ जैसे ही हैं, शीतल, स्निग्ध, गुरु। तो जब कोई व्यक्ति दूध पीता है तो उसकी शुक्र धातु तो बढ़ेगी ही, साथ में शरीर में कफ दोष भी बढ़ेगा। घर बढ़ा तो किराएदार भी बढ़ गया। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी सच होगा। अगर किसी का बढ़ा हुआ कफ कम करना है तो हम ऐसी औषधि देंगे जो उसके घर, जैसे मेद धातु, को कम करे। रूखी और हल्की औषधियां देने से मेद भी कम होगा और कफ भी। यही चिकित्सा का आधार है। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, हर कहानी में एक विद्रोही होता है। हाँ। और आयुर्वेद के इस नियम का भी एक बहुत बड़ा अपवाद है। हाँ, श्लोक साफ साफ कहता है, अस्थि मारुतयोर नैवम, अर्थात अस्थि और वात यानी वात के मामले में ऐसा नहीं होता। उन पर ये सामान्य नियम लागू ही नहीं होता। नहीं होता। एक मिनट, मतलब घर को मजबूत करोगे तो किराएदार कम हो जाएगा और घर कमजोर होगा तो किराएदार बढ़ जाएगा। ये तो सामान्य तर्क के बिल्कुल खिलाफ है ना? इसे समझने के लिए स्क्रीन पर बने सीसॉ को देखिए। एक तरफ एक भारी पत्थर रखा है जो अस्थि धातु का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हवा का एक हल्का बादल जो वात दोष का प्रतीक है। जब पत्थर नीचे जाता है यानी अस्थि बढ़ती है तो बादल ऊपर चला जाता है यानी वात कम हो जाता है। इनका रिश्ता उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती। पर शरीर में ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कारण है श्रोतस। जब हम पोषण वाली यानी तर्पण करने वाली चीजें खाते हैं, जैसे घी, दूध, तो उनसे अस्थि तो मजबूत होती है, लेकिन ये पौष्टिक चीजें शरीर के सूक्ष्म रास्तों को, श्रोतस को भर देती हैं। उनमें एक तरह का कंजेशन पैदा कर देती हैं। अच्छा, तो वायु के घूमने की जगह ही कम हो जाती है। हाँ, घर तो बड़ा और मजबूत हो गया, पर किराएदार के आने जाने के रास्ते ही बंद हो गए। वाह, ये तो सच में एक विरोधाभास है। तो हमारी मेमोरी ट्रिक है द इनवर्स लॉ, मतलब एक को खिलाओ तो दूसरा भूखा रह जाता है। एकदम। इसी उल्टे रिश्ते को अगर हम गुणों के स्तर पर देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। श्लोक का अगला हिस्सा कहता है, श्लेष्मानुगता तस्मात् संख्यस्तद विपर्यायात् वायुनानुगतोस्मांच। चलिए स्क्रीन पर गुणों का टकराव देखते हैं। एक तरफ स्निग्ध गुण है, तेलिए और भारी। ये पत्थर पर तेल डालने जैसे हैं जो उसे जोड़कर मजबूत बनाते हैं। तो ये अस्थि को तो बढ़ाते हैं पर हवा को शांत करते हैं। तेल हवा की रुक्षता का दुश्मन है। हाँ, तो स्निग्ध गुणों से अस्थि वृद्धि होती है और वात का क्षय। अब दूसरी तरफ है रुक्ष गुण, सूखे और हल्के। ये एक सूखी तेज आंधी की तरह है जो किसी संरचना को तोड़कर बिखेर देती है। बिल्कुल। ये गुण अस्थि का क्षय करते हैं, उसे कमजोर करते हैं, पर हवा को और बढ़ा देते हैं। तो रुक्ष गुणों से अस्थि का क्षय और वात की वृद्धि, ये एक शाश्वत टकराव है। तो इन सभी नियमों और इस एक बड़े अपवाद को जानने के बाद एक वैद्य इलाज कैसे तय करता है? सामान्य उपचार का सिद्धांत क्या है? सामान्य सिद्धांत बहुत सीधा है। श्लोक का अंत कहता है, विकारान साधयत शीघ्रम क्रमाल लंघन बृंहणय है। चिकित्सा के दो ही मुख्य स्तंभ है, लंघन और बृंहण। लंघन यानी शरीर में हल्कापन लाना, जैसे उपवास। ये तब करते हैं जब कुछ बढ़ा हुआ हो। और बृंहण का अर्थ है पोषण देना, भारी करना, जैसे घी, दूध, पौष्टिक सूप। ये तब करते हैं जब किसी चीज की कमी हो। स्क्रीन पर बने तराजू से इसे समझ सकते हैं। एक पड़ला भारी है यानी वृद्धि है,
तो हम लंघन करके उसे हल्का करते हैं, और अगर दूसरा पड़ला हल्का है यानी क्षय है तो हम ब्रहण करके उसे भारी करते हैं। तो मेमोरी ट्रिक है, विपरीत चिकित्सा, भारी का इलाज हल्के से और हल्के का इलाज भारी से। सही कहा। पित्त, कफ, रक्त, मांस, इन सब पर यही सीधा नियम लागू होता है। कफ बड़ा है, लंघन करो। मांस धातु कम हुई है, व्रहण करो। बहुत सरल, लेकिन हम वात को कैसे भूल सकते हैं? हमारा विद्रोही वो इस सीधे साधे नियम को भी नहीं मानता। बिल्कुल, और यही इस अध्याय का चरम बिंदु है। श्लोक साफ कहता है, वायोरन्यत्र तज्जायस्तु तयुर्त क्रमयोजितई है। 29। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उत्क्रमयोजितेह, जिसका मतलब है उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में इलाज करना। मतलब वात के मामले में हमें विपरीत चिकित्सा का भी विपरीत करना होगा। इसे हम द वात फ्लिप कह सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक कार चिकित्सा के मानक रास्ते पर जा रही है, लेकिन जैसे ही उसे वात का बोर्ड दिखता है वो यू टर्न ले लेती है। हाँ, जब वात की वृद्धि होती है, मतलब वात बहुत बढ़ जाता है, शरीर में दर्द, रूखापन होता है, तो सामान्य नियम के हिसाब से हमें लंघन करना चाहिए था। लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं। हम ब्रहण करते हैं। हम उसे घी, तेल जैसी स्निग्ध और भारी चीजें देते हैं ताकि उसकी बढ़ी हुई रुक्षता और हल्कापन शांत हो जाए। और अगर वात का क्षय हुआ हो, मतलब वात कम हो गया हो, तब हम लंघन करते हैं। यह सुनने में और भी अजीब लगता है ना? वात पहले से ही कम है और हम उसे और हल्का कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वात का क्षय अपने आप नहीं होता। ये तभी होता है जब कफ जैसे भारी तत्वों ने उसके रास्ते को यानी स्रोतस को रोक दिया हो। तो हम उपवास से उस रुकावट को हटाते हैं ताकि वात को फिर से चलने की जगह मिल सके। अच्छा, तो सिद्धांत ये हुआ, वात बड़ा है, उसे खिलाओ, पोषण दो। वात कम है, उस रुकावट को भूखा रखो जो उसे रोक रही है। बिल्कुल। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था तो मैं भी चकरा गई थी। ये आयुर्वेद की उन गहराइयों में से एक है जहां आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक विज्ञान नहीं बल्कि एक दर्शन भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी जटिल बातचीत को एक वैद्य के दृष्टिकोण से एक फ्लो चार्ट में समेटते हैं। सबसे पहला कदम, दोष को पहचाने। समस्या किस ऊतक या दोष में है? ठीक है, अब फ्लो चार्ट को देखते हैं। अगर समस्या पित्त, कफ, रक्त या मांस में है तो सीधा रास्ता चुनें। सामान्य नियम, वृद्धि में लंघन, क्षय में ब्रहण, कोई उलझन नहीं। लेकिन अगर समस्या उस विद्रोही जोड़ी यानी वात या अस्थि में से किसी एक में है, तब आपको रुकना होगा और उल्टा सोचना होगा। हाँ, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए वात वृद्धि है, जोड़ों में तेज दर्द, रूखापन, तो इलाज होगा ब्रहण, तेल मालिश, घी, पौष्टिक आहार। और अगर किसी को अस्थि क्षय है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, उसका भी इलाज ब्रहण से ही होगा। हमें हड्डी को पोषण देना है। यहाँ ब्रहण करने से अस्थि बढ़ेगी और वात अपने आप शांत हो जाएगा। और अस्थि वृद्धि, जैसे कोई हड्डी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हो, उसका इलाज लंघन से करेंगे ताकि बढ़ी हुई हड्डी जो रास्तों को रोक रही है उसे कम किया जा सके। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य सार यह है कि कोई भी चिकित्सा नियम लागू करने से पहले हमेशा यह जांच लें कि मामला वात या अस्थि का तो नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा चेक पॉइंट है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप इस उल्टे नियम को नहीं जानते तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को रूखी दवाएं देकर उसकी तकलीफ और बढ़ा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। यही आयुर्वेद की सुंदरता है। वो हमें नियमों का एक ढांचा तो देता है, पर साथ ही ये भी सिखाता है कि हर नियम कब, क्यों और कैसे तोड़ना है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा विचार है। शरीर एक मशीन नहीं है जिसके हर हिस्से के लिए एक ही नियम हो। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां हर तत्व का दूसरे के साथ एक अनूठा और कभी-कभी विरोधाभासी रिश्ता होता है। और एक सफल वैद्य वही है जो इन रिश्तों को पहचानता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपके कमेंट्स में फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है। हमारे काम को पसंद करने के लिए धन्यवाद। इन विजुअल्स का अभ्यास करते रहें और हम आपसे सहिता ट्रिक्स YouTube चैनल पर अगले व्याख्यान में मिलेंगे।